न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, देश को भारत से न्यू इंडिया बनाने वाली बीजेपी अब अदालती दांव पेचों में ऐसी उलझ गई है कि जिन बातों को वो न्यू नॉर्मल कहकर खूब प्रचारित करती थी, अब उन्हें सही ठहराने में बीजेपी के पसीने छूट रहे हैं। बदलाव के नाम पर देश में धार्मिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश और कांग्रेस का विरोध करने के लिए झूठी खबरों को फैलाने का खामियाजा क्या अब बीजेपी को भुगतना पड़ेगा, ये सवाल उठ रहे हैं। दरअसल अदालत परिसर से लेकर थाने तक और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक अब बीजेपी को सफाई देनी पड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट में तो मोदी सरकार के बनाए हुए वक्फ संशोधन अधिनियम की वैधता पर सुनवाई चल ही रही है। आप 2 दिन से लगातार देख रहे हैं। मंगलवार से शुरू हुई सुनवाई बुधवार यानी आज भी जारी रही और कल गुरुवार को भी शीर्ष अदालत सुनवाई करेगी। वहीं राहुल गांधी को मीर जाफर कहने वाले बीजेपी नेता अमित मालवीय और रिपब्लिकन टीवी के मालिक अर्नब गोस्वामी पर तुर्की में कांग्रेस का दफ्तर होने के जो भ्रामक वीडियो दिखाने के लिए अब आज एफआईआर दर्ज हो चुकी है। हालांकि अर्नब गोस्वामी के चैनल ने इस वीडियो के लिए अपने ग्राफिक्स डिपार्टमेंट की गलती बताते हुए माफी मांग ली थी, लेकिन कांग्रेस ने इस माफी को नहीं माना और भारतीय युवा कांग्रेस के लीगल सेल प्रमुख श्रीकांत स्वरूप बीएन की शिकायत पर हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन बेंगलुरु में केस दर्ज कर लिया गया है। बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 192 जो कहता है जानबूझकर दंगा भड़काने की मंशा से भड़काऊ जानकारी देना, और धारा 352 जिसके तहत जानबूझकर अपमान करके शांति भंग करना माना जाता है के तहत मामला दर्ज हुआ है। शिकायत में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सीबीआई और अन्य एजेंसियों से अपील की गई है कि इसे आपात स्थिति की तरह गंभीरता से लिया जाए। इस मामले पर जयराम रमेश ने एक पोस्ट किया है। आइए जरा जयराम रमेश के उस पोस्ट को देखिए। यहां जयराम रमेश कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अमित मालवीय और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ आपराधिक शिकायतें दर्ज की थीं, जिन्हें अब एफआईआर में बदल दिया गया है। अब ये दोनों अदालत की शरण लेंगे और सुरक्षा की मांग करेंगे। हमें उम्मीद है कि अदालतें इन आदतन अपराधियों की बार बार और जानबूझकर की गई दुर्भावनापूर्ण हरकतों से राष्ट्र को पहुंचाए गए गंभीर नुकसान पर गंभीरता से विचार करेगी। ये बात कह रहे हैं तो जयराम रमेश, कांग्रेस पार्टी से सांसद हैं, राज्यसभा सांसद। और मतलब कांग्रेस इस बार फेक न्यूज के जरिए उसे बदनाम करने की किसी कोशिश को कामयाब नहीं होने देगी और कड़ा जवाब देगी। ये आज के रवैये से जाहिर हो गया है। इधर बीजेपी के लिए कानूनी दांव पेच डॉक्टर अली खान महबूबाबाद जो प्रोफेसर हैं अशोका यूनिवर्सिटी में, उनके मामले में भी बढ़ गया है। हरियाणा राज्य महिला आयोग की शिकायत पर डॉक्टर महबूबाबाद पर फेसबुक पोस्ट के लिए न केवल एफआईआर दर्ज हुई थी बल्कि उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था और आज ही सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत भी दे दी है। लेकिन अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए हरियाणा के डीजीपी को नोटिस भेजकर 1 हफ्ते में प्रोफेसर की गिरफ्तारी पर जवाब मांगा है। और साथ ही आयोग ने यह भी कहा है कि अली खान की गिरफ्तारी उनकी स्वतंत्रता और मानवाधिकार का उल्लंघन है। हरियाणा की बीजेपी सरकार अब इस नोटिस का किस तरह जवाब देती है, कैसे अपने फैसले को सही बताती है, यह सब देखना होगा दोस्तों। लेकिन इधर सुप्रीम कोर्ट में इस समय केंद्र सरकार किसी भी तरह यह साबित करने में लगी हुई है कि वक्फ कानून में बदलाव का उसका फैसला बिल्कुल सही था। और इस बारे में तर्क देते हुए आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह दलील तक पेश कर दी कि वक्फ की अवधारणा इस्लामी है, लेकिन वक्फ इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। देखिए साफ साफ कि वक्फ की अवधारणा तो इस्लामी है, लेकिन वक्फ इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, जरूरी हिस्सा नहीं है। और तुषार मेहता ने अपनी दलील में कहा है कि दान हर धर्म का हिस्सा है। हिंदुओं में दान की एक प्रणाली है, सिखों में भी यह मौजूद है। इस्लाम में वक्फ कुछ और नहीं है बल्कि दान है। इस लिहाज से तुषार मेहता ने याचिकाकर्ताओं की उस दलील को खारिज करने की कोशिश की कि नया वक्फ कानून संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन करता है। उनके मुताबिक झूठी और काल्पनिक कहानी गढ़ी जा रही है। लेकिन जब वक्फ जो है वो अगर इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है
जरूरी हिस्सा नहीं है इस्लाम का, तो वो धार्मिक रूप से भी उसे नहीं माना जाएगा। और जब धार्मिक रूप से नहीं माना जाएगा तो संविधान का आर्टिकल 25 और 26 जिसमें मौलिक अधिकारों की बात आती है वो नहीं यहां पर लागू होता है, क्योंकि संवैधानिक तौर पर कोर्ट ने कहा था, सीजेआई ने कहा था कि हम इस कानून की संवैधानिकता को यहां परखेंगे और उसी आधार पे आप हमारे सामने दलील रखिए। यह कल कपिल सिब्बल के लिए भी कही गई थी बात, और आज ये बात यहां पर दोहराई गई तुषार मेहता के सामने। लेकिन तुषार मेहता यह साबित करने की यहां कोशिश कर रहे थे वक्फ संशोधन कानून में कि 25 और 26 तो इस पे लागू ही नहीं होता, और ये कानून जो है इसका उल्लंघन नहीं करता है, क्योंकि वक्फ जो है वो इस्लाम का हिस्सा ही नहीं है, जरूरी हिस्सा नहीं है। एक बात तो ये। दूसरी बात, बार बार ये वहां पर वक्फ बाय यूजर को लेकर कहा जा रहा है कि वो बिल्कुल उसे उस दिशा में लेके जाया जा रहा है जहां इसको ट्रस्ट में परिवर्तित कर दिया जाए, और इसके लिए भी बहुत सारी दलीलें दी गई। हमारे तमाम साथी जो आज दिन भर और कल भी दिन भर इस पूरे लाइव टेलीकास्ट को देख रहे थे हमारे इसी चैनल पर, वो अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि दलीलों में क्या क्या बातें हुई हैं। लेकिन तुषार मेहता के मुताबिक झूठी और काल्पनिक कहानी गढ़ी जा रही है, और यह भ्रम फैलाया जा रहा है, एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि वक्फ की संपत्तियां जो हैं वो हड़प ली जाएंगी। रजिस्ट्रेशन के लिए कहा जा रहा है। वक्फ बाय यूजर के मामले में रजिस्ट्रेशन की शर्त हटाने का मतलब होगा ऐसी चीज को अनुमति देना जो शायद पहले दिन से गलत थी। इन दलीलों को, यह दलील बता रहा हूं दोस्तों, और यह दलील तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल की है। इन दलीलों को सुनकर समझा जा सकता है कि केंद्र सरकार हर तरह से अपने फैसले का न केवल बचाव कर रही है, बल्कि जो याचिकाकर्ता हैं, जिन्होंने इसके खिलाफ याचिकाएं लगाई हैं, उन पर यह इल्जाम भी लगा रही है सरकार कि वो झूठी और काल्पनिक कहानी गढ़ रहे हैं, झूठी नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी वक्फ कानून को लेकर जो आशंकाएं उपजी हुई थी, जिस पर देश भर में मुसलमानों ने चिंता प्रकट की थी, इसे संविधान के खिलाफ बताया था, उन सबको बीजेपी खारिज करने में लगी हुई है। बहरहाल कल की सुनवाई में क्या कुछ होता है यह देखना होगा, और उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ डीबी लाइव पर आना है और लाइव ब्रेकिंग आपको देखना है। कल सुबह फिर हम उसी लाइव को आपके सामने लेके आएंगे, तो आप कल भी जुड़िए हमारे साथ। लेकिन यह देखना होगा कि इधर नेशनल हेराल्ड मामले में भी एक केस सामने आ गया है। नेशनल हेराल्ड मामले में फिर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी सक्रिय है। आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की शिकायत पर इस मामले में 2 से 8 जुलाई तक रोजाना सुनवाई का फैसला कर लिया है। यानी 2 तारीख से 2 जुलाई से 8 जुलाई तक रोजाना लगभग 6-7 दिन तक लगातार नेशनल हेराल्ड केस की सुनवाई होगी राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली में। लोअर कोर्ट है, आप जानते हैं। नेशनल हेराल्ड का मामला अभी फिर सुर्खियों में आया है, और इस पर पवन खेड़ा ने जो कहा है कि जब जब राहुल गांधी आवाज उठाते हैं तब तब ईडी और सीबीआई को बीजेपी सरकार आगे करती है। अब भी ऐसा ही हो रहा है। आइए जरा सुन लेते हैं पवन खेड़ा को। big scam of 142 crore rupees. So just within days of Rahul ji asking some difficult questions to Mr. S. Jaishankar and the Prime Minister, here is the ED trying to respond to Rahul ji. Every time Rahul Gandhi asks tough questions, the government has its front arms, frontal organizations called the ED, CBI, Income Tax. They use these agencies to try and silence Rahul Gandhi, but they won't succeed. Rahul Gandhi cannot be silenced. He'll continue asking these questions on behalf of 150 crores of Indians. तो आप सुन रहे थे, जब जब राहुल गांधी आवाज उठाते हैं तब तब बीजेपी उनको साइलेंट करने, उनको चुप कराने की कोशिश करती है, उसके लिए जांच एजेंसियों को आगे खड़ी करती है। ये बात कह रहे थे यहां पवन खेड़ा। तो कांग्रेस और राहुल गांधी से बीजेपी का डर बार बार सामने आ रहा है, और इस बार जिस तरह बीजेपी एक के बाद एक कानूनी दांव पेचों में उलझी है, उसमें क्या अपने लिए बाहर आने का रास्ता निकाल पाएंगे नरेंद्र मोदी? आज इसी पर चर्चा करेंगे। और देख लीजिए, चाहे अर्नब गोस्वामी हो या अमित मालवीय हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो या और कोई और हो, और इन सबके बीच राज्य सरकारें, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, और वहां पर डॉक्टर अली खान महमूदाबाद प्रोफेसर है
अशोका यूनिवर्सिटी की, उनको आज अंतरिम जमानत मिल जाती है। NHRC नोटिस भेजता है। वक्फ कानून पे भी आप बीजेपी की सरकार है देश में और उस कानून को लेकर आई, वहां फंसी हुई है बीजेपी। लगातार बीजेपी फंसी हुई है और कानूनी दांवपेच से कैसे आखिर बाहर निकलेगी, ये सब समझेंगे। और इन सब के बीच ऑपरेशन सिंदूर पे तो बात होगी ही। आइए चर्चा को यहीं से शुरू करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक टीम जो विदेश भेजने वाली जो टीमें हैं, विदेश जाने वाली टीमें, जो विदेशों में जाके भारत का प्रचार प्रसार करेगी, संसदीय टीम जो है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में बहुत अच्छा काम किया है, ये जो बताने जा रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी नहीं कर पाए, वो अब इनके नरेंद्र मोदी की टीम करेगी, जिसमें दूसरे दलों के नेता भी हैं। उस पर भी चर्चा करेंगे क्योंकि एक टीम तीन टीम, पहला जत्था 3 टीमों का वो निकल चुका है आज। चलिए चर्चा की शुरू